हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक द्वारा जो आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला के माध्यम से आपके कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य जो है उसका पाठ्यक्रम, हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम जो था वो मैंने प्रारंभ किया था। और इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो है आपकी क्षितिज भाग 1 जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक का जो है मैंने अध्याय 1 पूर्ण कर दिया था गद्य भाग से। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय जो दूसरा गद्य भाग जो था उसका हम आगे की तरफ पढ़ने चलेंगे, आगे बढ़ेंगे उसी पर। कल जो है हमने अध्याय 2 गद्य भाग से प्रारंभ करके जो है हमने राहुल शंकरतैन जो थे उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया था कि उनका मूल नाम जो है वो केदार पांडे था। 1923 में श्रीलंका जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने जो है वो बन गए राहुल शंकरतैन। इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने यात्राएं बहुत की बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण। इसलिए तिब्बत, चीन आदि स्थानों पर ये गए और इसलिए इनको तिब्बती, चीनी, रूसी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत आदि प्रकार की भाषाएं जो है उनके बारे में ज्ञान भी था। तो ये कल हमने पढ़ लिया था। जन्म 1893 में और मृत्यु 1963 में। ये सब हम कल की कक्षा जो थी उस कल की कक्षा में हम बात कर चुके हैं इनके विषय में। आप सभी जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूँ, प्रत्येक वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जो यूट्यूब चैनल है ये आप लोगों की फायदे, आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। विद्यालय की तरफ से प्रयास है कि आप और आप जैसे जितने भी आपके मिलने वाले जो स्टूडेंट हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, अध्ययन का नुकसान ना हो। उनका अध्ययन इस कोरोना महामारी की वजह से जो है रुके नहीं, अनवरत रूप से उनका अध्ययन चलता रहे। तो बिल्कुल आपको निःशुल्क यूट्यूब पर जो है ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आप लोग जो है सभी एक दूसरे को जो है इस चैनल के बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो सभी जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और उनको भी सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है इस चैनल की पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि जो है वो जल्दी से जल्दी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात के बारे में जानकारी पहुँच सके। ठीक है, ठीक है, चले आगे चलेंगे। अपन मूल पाठ पर बात करेंगे। कक्षा 9 लहासा की ओर राहुल शंकरतैन चल रहा है हमने। अध्याय है लहासा की ओर। ठीक है, लहासा के विषय में कल अपन ने बात की थी कि लहासा है क्या, लहासा क्या है, कि लहासा किस चीज का नाम है। तो भाई लहासा जो है ये तिब्बत की राजधानी थी और उस समय तिब्बत जाना भारतीयों के लिए जो है अनुमति नहीं थी तिब्बत जाने की। इसलिए उस समय नेपाल के रास्ते से एक भिखमंगे के वेश में, भीख मांगने वाले के छद्म यानी छिपे हुए वेश में छिपकर जो है राहुल शंकरतैन जो थे उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। तो वही तिब्बत की राजधानी लहासा जो है उसकी तरफ चल रहे हैं अपन, आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। लहासा की ओर क्या है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। लहासा की ओर क्या है, यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा हुआ है, राहुल शंकरतैन, राहुल शंकरतैन इनके द्वारा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लहासा की ओर। और लहासा की ओर क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है भाई, लहासा की ओर पढ़ रहे हैं। राहुल शंकरतैन के लेखक हैं। यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, कल भी बात कर चुके हैं भाई। ये गद्य की एक विधा होती है और इस विधा के माध्यम से लेखक ने किसी ऐसे स्थान की यात्रा की जिसका अनुभव या जिसके अनुभव जो थे वो अनुभव अपने पाठक जो है उनके साथ वो क्या करना चाहता है, साझा करना चाहता है। जैसे हम शेयर करना कहते हैं ना, अपने मन की बात शेयर करते हैं, वैसे यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो
लेखक हैं राहुल संकीर्तन केदार पांडे जी। ये अपनी यात्रा के अनुभव को लोगों के साथ साझा करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें भी अनुभव हो उन यात्रा और दुर्गम यात्राओं का, और लोग उनकी जैसी यात्राओं के लिए क्या हो, आकर्षित हो। मूल पाठ पर प्रारंभ करते हैं अपन। पेज नंबर है आपके पेज नंबर 25 यानी पेज संख्या 25। ठीक, प्रारंभ करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। क्या है वह? नेपाल से, कि नेपाल से जाकर तिब्बत जाने का क्या रहा है, मुख्य रास्ता रहा है। यानी जब नेपाल से जाते हैं और नेपाल से हम तिब्बत जाए तो उसका मुख्य रास्ता है ये फरी कलिम्पोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। देखो ये कह रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता यही है, इसी रास्ते से जाते हैं। फरी कलिम्पोंग ये एक रास्ता है। जब तक ये रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी, तब नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की जो चीजें थी वो भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी वो भी इसी रास्ते से कहाँ जाती थी, तिब्बत जाती थी। वह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था। और वो कैसा था, वो व्यापार के लिए नहीं केवल व्यापार के काम में आता हो, बल्कि सैनिक यानी सेना के जो जवान थे उनके लिए, सैनिक कार्रवाइयों के लिए भी वो रास्ता प्रयोग में लिया जाता रहा होगा। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां, इसलिए क्या थी, जगह जगह फौजी चौकियां बनी हुई थी। अब जगह जगह फौजी चौकियों का मतलब होता है जगह जगह छोटे छोटे जो टेंट लगाकर उनमें फौजी जो है तैनात थे और वो जगह जगह चेक करते थे। वहां से आने जाने वाले जो लोग हैं उनको वो क्या करते रहते थे, चेक करते रहते थे। तो जगह जगह फौजी चौकियां उनको वो क्या करते थे, चेक करते थे। जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, इनमें कभी पूर्व समय में चीनी पलटन कहते हैं सेना, तो किसी समय चीनी पलटन यानी चीनी सेना रहा करती थी। पलटन सेना, तो चीनी पलटन यानी कि चीनी सेना जो थी वो चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। आजकल बहुत से फौजी जो है यहाँ पर फौज के जो मकान बने हुए थे वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था वहां कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। देखो दुर्ग के किसी भाग में, कि दुर्ग जो था, दुर्ग कहते हैं किले को, बड़ा जो सामरिक दृष्टि से, जो सामरिक यानी सैनिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से जो बड़ा किला बनाया जाता है उसको दुर्ग नाम से जाना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। वहां पर घर क्या है, कुछ आबाद का मतलब होता है जहां लोग दिखाई दे, वो उसको क्या कहते हैं, आबाद कहते हैं। तो वहां क्या है, वहां लोग जो है दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। ऐसा ही परित्यक्त का मतलब है जिसको त्याग दिया गया हो, परित्यक्त त्याग दिया गया, जिसको त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, वो परित्यक्त। एक परित्यक्त यानी जिसको त्याग दिया गया, जिसको छोड़ दिया गया, एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तो हमने वहां पर क्या की, हम वहां पर चाय पीने के लिए कुछ समय ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, कि तिब्बत जो है उसमें यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हो चुकी हैं और कुछ आराम की बातें भी, और कुछ जो आराम है उस आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और न औरतें पर्दा ही करती है। वहाँ जाति पाति यानी जात पात का जो बात है, जाति पाति और छुआछूत कहते हैं कि जातिगत भेदभाव होता है तो निम्न जाति वर्ग उच्च जाति वर्ग तो आपस में छुआछूत करते हैं, अछूत समझते हैं निम्न जाति वर्ग को। तो जाति पाति और छुआछूत का वहाँ सवाल ही नहीं।
अपने यहाँ पर देखते हो आप लोग, भाई कोई शूद्र है, कोई गरीब वर्ग है, दलित है, तो उससे दूर रहना पसंद करते हैं। पहले उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको पानी नहीं भरने दिया जाना देता था कुएं में से। तो ऐसे जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। और ना औरतें पर्दा करती है, और औरतें भी जो है वहाँ पर्दा नहीं करती। अपने यहाँ पर पर्दा प्रथा है सामाजिक रूप से, लोग यहाँ औरतें स्त्रियां जो है घरों में रहती है, घूंघट रखती है, तो पर्दा प्रथा। लेकिन वहाँ जो है औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। बहुत निम्न श्रेणी, निम्न श्रेणी का मतलब बहुत छोटी श्रेणी, बहुत गरीब, जो ऐसे भिकमंगों यानी भीख मांगने वालों, भिकमंगों समझते होंगे तो भिकमंगों का भिकमंगों यानी कि भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले वो भिकमंगों। तो बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों यानी भीख मांगने वालों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे कि कहीं वो चोरी नहीं कर ले। इस डर के कारण उन्हें घर में नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी घर के बिल्कुल भीतर यानी अंदर तक जो है चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, कि चाहे आप बिल्कुल भी कोई आपको नहीं जानता हो, आपसे अपरिचित हो, फिर भी आप क्या कर सकते हो, घर के अंदर भीतर तक जा सकते हो, अगर आप बिल्कुल निम्न श्रेणी के भिकमंगे नहीं हो तो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, और तब भी घर की बहू हो या सास हो, उसको अपनी झोली में से आप वहां पर चाय उनको दे सकते हैं, वे आपके लिए उसे पका देगी। तो जब आप चाय ले जाकर उन्हें दोगे तो चाय बनाकर आपको दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वे चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी कहते हैं वहां पर, उसमें रख के आपको दे देगी। देखो अब उस रास्ते की बात बता रहे हैं वहां की तिब्बत के अंदर की, कि वहां पर आप किसी को जाके, किसी बहू या सास को जाकर अगर आप वो दे दोगे, चाय दे दोगे, तो वो क्या है, अपनी झोली में चाय दे दोगे तो आपके लिए उस चाय को पकाकर तैयार कर देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वहां पर चाय में डलता है वे मक्खन सोडा नमक आदि, तो वो जब उनको दे देंगे तो वे चाय चोंगी में कूटकर, तो चाय को क्या करेंगी, चोंगी में कूटकर जो होते उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी का टोटीदार बर्तन, जैसे अपने यहाँ पर केटली होती है चाय की, ऐसा वहां पर टोटीदार, टोटी लगी होती है, मिट्टी का बर्तन होता है, जो खोटी कहते हैं वहां पर, खोटी, तो उसमें रख के और क्या करेगी, आपको दे देगी। यदि बेटक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डरे कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। अब देखो भाई, बेटक जहां आप बैठे हो और वहां से चूल्हा जहां पर चाय बन रही है, अगर वो दूर है और आपको ये डर है कि कहीं सारा मक्खन वो आपकी चाय में ना डाले, यानी मक्खनदार जो चाय बन रही है, अगर सारा मक्खन वो आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप क्या करें, खुद जाकर क्या करेंगे, चोंगी को चाय मत कर, कि चोंगी में खुद चाय मत कर कूट कर तैयार करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत नहीं है, कि चाय का रंग जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद में फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज संख्या 26, पेज नंबर 26। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। देखो, परित्यक्त किले यानी जो त्याग दिया किला था, जो छोड़ दिया गया, जिस किले को चीनियों ने छोड़ दिया था, उस छोड़े हुए किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। एक आदमी था वो राहदारी मतलब रास्ते में साथ चलने की जो मेहनताना था, वो मांगने आया। हमने वो दोनों चिट्ठियां उसे दे दी। तो हमने क्या किया, हमने जो दोनों चिट्ठियां हमारे पास थी, चिट्ठियां मतलब दो लिखे हुए वो थे उनके पास में, वो उनको क्या किया, उनको हमने दे दिए। फिर देखिए आगे, शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले
के आखिरी गांव में पहुंच गए थे कि शायद हम उस दिन क्या थे, थोंगला के पेले का जो आखिर गांव था उस आखिर गांव में पहुंच गए थे। यानी हमने क्या किया, 2 चीटें थी जो वो चीटें हमने उसको दे दी और उसके बाद में हम थोंगला का जो गांव था उस गांव में हम चले गए थे। अब देखो भाई इसमें आप देख लो कि चिटों के बारे में, तो चिटे क्या है यहाँ पर, दोनों चिटे, तो भाई चिटे एक मतलब लिखा हुआ एक परमिशन होता था, लिखी हुई एक आज्ञा होती थी और वो आज्ञा जो है सरकार द्वारा दी जाती थी, मानो एक तरीके का अनुमति पत्र था, तो वो तो चिट हो गई। और थोंगला जो था, थोंगला क्या था, सीमा का गांव था, तिब्बती सीमा का गांव वो थोंगला था। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो आखिर थोंगला के पहले के आखिर गांव जो था, वो आखिर गांव में हम लोग जो है वहां पर पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी था। अब इनके साथ में बौद्ध भिक्षु सुमति जो थे, वो सुमति भी इनके साथ में थे। तो जब सुमति इनके साथ में थे तो सुमति की जान पहचान, बौद्ध भिक्षु था सुमति नाम का, तो सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। इसी कारण से भिखमंगे यानी भीख मांगने वाले की स्थिति में होने के बावजूद भी हमें क्या मिल गई, अच्छी जगह मिल गई। हम लोगों को रहने के लिए क्या मिल गई, अच्छी जगह मिल गई। भीख मांगने वाले वेश में होने के बावजूद भी, वेश में दुनिया में क्या मिली, अच्छी जगह मिल गई। आगे चलेंगे, अच्छी जगह मिल गई। फिर 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, कि हम 5 साल पहले यहाँ से गए थे और 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। हम आए कैसे थे, भिखमंगे यानी भीख मांगने वाले के वेश में नहीं, हम आए थे एक भद्र यात्री। भद्र, भद्र यानी जो अच्छे, सद्भाव, देखने में सज्जन व्यक्ति के वस्त्र जो पहने रहे उसे कहते हैं भद्र पुरुष, जिसे इंग्लिश में हम जेंटलमैन कहते हैं। तो एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। लेकिन फिर भी उस वक्त जब भद्र पुरुष के रूप में आए, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में आए, अच्छे कपड़े पहनकर आए, वेशभूषा पहनकर आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। और उस समय हम कहाँ ठहरे, गांव का जो सबसे गरीब झोपड़ा था उसमें ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति यानी मन में सोचने की जो स्थिति होती है उस पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते हैं। खासकर यहाँ पर लोग शाम को छंग पीकर, छंग एक प्रकार की शराब, एक प्रकार की क्या है, शराब है, छंग। तो खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, कि लोग जो है बहुत कम होशो हवास को यानी अपने होशो हवास को रख पाते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब हमें सबसे विकट, विकट यानी कठिन, विकट कठिन। अब हमें सबसे विकट यानी सबसे कठिन जो रास्ता था डांडा थोंगला, वो हमें पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं और डांडे यानी जो पगडंडियां होती हैं, डांडा एक तरीके की पगडंडी होती है भाई, देखो। तो डांडे थोंगला उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वो एक तिब्बत की सबसे कठिन जो है जगह थी। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अब देखो ये ऐसी स्थिति होती है डांडे की कि जब हम चलते हैं तो इनको पार करना बहुत कठिन होता है भाई। इन रास्तों को पार करना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ियों में से बनाए हुए रास्ते होते हैं, तो इसलिए इनको पार करना आसान नहीं होता। ऊंची जमीनें होती हैं तो इनको पार नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं भाई कि उस समय डांडे जो है
विकट रास्ता था और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती थी, क्योंकि पहाड़ों में से काट कर रास्ता बनाते थे ऊंचाई में, तो वो तिब्बत के अंदर जो पहाड़ थे ऊंचे, उनमें से रास्ता निकालते थे। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई, कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में से मैं बता रहा हूँ रास्ता होता था, तो उनको दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव यानी कोई गांव आदि नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। नदियों के मोड़, जगह जगह नदियों का मुड़ना और पहाड़ों के कोनों के कारण, और पहाड़ के कोने निकले हुए थे, उनके कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। यानी जगह जगह मोड़ थे नदियों के और पहाड़ों के नुकीले कोने निकले हुए थे, तो इसके कारण कहीं भी कोई भी छिप कर रह सकता है, क्योंकि ज्यादा दूर तक आदमी को नहीं देख सकते। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब जो डाकू लोग थे उनके लिए क्या थी, यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान पर, इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है। देखो, तिब्बत के गांव में अगर आकर किसी का खून हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तब तो खूनी को सजा मिल सकती है। ऐसी स्थिति में तो खूनी को क्या मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी। लेकिन इस निर्जन जहाँ कोई भी नहीं हो, सुनसान, जो ऐसा निर्जन स्थान जहाँ पर कोई नहीं है, निर्बलस जन, जहाँ पर कोई भी मनुष्य ना हो, स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए, यहाँ पर किसी को मार दिया जाता है तो मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई भी ध्यान नहीं रखता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। देखो, सरकार खुफिया विभाग, खुफिया कहते हैं गुप्तचर, जासूस जिसे हम कहते हैं, सीआईडी जिसे हम कहते हैं, तो सरकार जो थी वो खुफिया विभाग, जो गुप्तचर विभाग था, जो जासूसी करने वाले विभाग था, और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ की जो पुलिस थी उस पर इतना रुपया खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, और उस स्थान पर अगर किसी को मार दिया जाए तो वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि उसके पास पैसा है कि नहीं। डकैत पहले लूटते नहीं, पहले आते ही आदमी को मारते, और जान से मार देने के बाद फिर देखते कि उसके पास रुपया है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते। अब यहाँ हथियार पर कोई कानून नहीं बना हुआ था, उसके लिए किसी प्रकार का कोई लाइसेंस जो है, लाइसेंस हिंदी में क्या कहते हैं लाइसेंस को, पता है आपको? नहीं पता? अनुज्ञप्ति पत्र है ना, क्या कहते हैं, अनुज्ञप्ति पत्र, लाइसेंस अंग्रेजी वर्ड है ना। तो यहाँ पर क्या है, हथियार का कानून नहीं बना था, कोई उनके लिए अनुज्ञप्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। इसीलिए यहाँ पर लाठी की तरह, जैसे हम यहाँ पर लाठी लेकर घूम सकते हैं आसानी से, वहां पर लोग पिस्तौल लिए, बंदूक लिए जो है घूमते फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों को खतरा है। अगर डाकू अगर सामने वाले को जान से नहीं मार पाता या नहीं मार पाए तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, उसे डर रहता है कि सामने वाला उसको मार देगा डाकू। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास में खून हो गया था। एक तिब्बती सीमा का गांव है थोंगला, तो हमें गांव के पास में ही मालूम हुआ कि अभी पिछले साल ही क्या हुआ है, यहाँ पर थोंगला के पास में खून यानी हत्या हो गई है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब हमें खून करने की इतनी परवाह नहीं थी डाकू द्वारा, क्यों? क्योंकि वो रुपये पैसे छीनने की कोशिश करते थे, और हम किस रूप में थे, भिखमंगे के वेश में थे। भिखमंगे यानी भीख मांगने वाले, तो हम भीख मांगने वाले के वेश में थे, इसलिए हमें ज्यादा डर नहीं था कि वो हमें लूटेंगे। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची एक पैसा कहते, भीख मांगते लगते। और देखो क्या करते हैं कि जहां कहीं उन्हें लगता कि कोई लुटेरे हैं, डाकू हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते कि वहां पर हम अपनी टोपी उतारते, और टोपी उतार कर क्या करते, उन भिखमंगों जैसी वैसी सूरत को देखते हम टोपी उतार लेते,
जीभ निकालते और कुची कुची, वहां पर कुची कुची का मतलब होता है दया दया, और दया दया बोलकर एक पैसा मांगते यानी भीख मांगने लगते, कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चले। अब लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई, उस चढ़ाई पर जो है अब पीठ पर सामान लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल था, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम ना था। और अगला पड़ाव, अगला जो हमें ठहराव था, पड़ाव का मतलब है ठहराव, तो अगला जो ठहराव था वो 16-17 मील से कम नहीं था कि 16-17 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर, तो बहुत दूरी हो गई भाई। तो इतनी दूर से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लनकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो मैंने क्या है, मेरे साथ जो मित्र थे, जो सुमति नाम के बौद्ध भिक्षु थे, मैंने उनसे कहा, क्या कहा कि यहाँ से लनकोर, लनकोर का नाम का एक स्थान था, वहां तक के लिए हम क्या करें, 2 घोड़े कर लें, सामान भी रख लेंगे और चढ़कर भी चल चलेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, सामान भी रख लेंगे और चढ़कर भी चल चलेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आए, पेज नंबर है 27, पेज संख्या 27 पर आ जाए आप लोग। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार, यानी घोड़े जो थे उन घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। जब दूसरे दिन हम चले तो हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। तो सबसे पहले हमने डांडा, जो ऊंचाई चढ़ाई थी, पहाड़ी रास्ता जो था, उससे पहले हमने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त यानी दोपहर होने तक हम कहाँ जा पहुंचे, डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट, 18,000 फीट जो थी ऊंचे खड़े थे। यानी हम अगर समुद्र तल से नापा जाए तो 17 या 18,000 फीट की ऊंचाई जो है उस पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारे दक्षिण, दक्षिण यानी दक्षिण, कि हमारे दक्षिण तरफ यानी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम तक, दक्षिण लिख देता हूं आप लोगों को, दक्षिण यानी कि दक्षिण। तो हमारे दक्षिण तरफ यानी दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम, पश्चिम यानी पश्चिम जो है की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर, यानी श्वेत यानी सफेद, शिखर यानी चोटियां, सफेद चोटियां जो थी वो चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उसके पीछे की तरफ दिखने वाले जो पहाड़ थे वो दिखने वाले पहाड़ कैसे थे, बिल्कुल नंगे, यानी ऊपर कोई जो है ना तो बर्फ थी और ना ही वनस्पति थी, इसलिए वो नंगे थे। ना वहाँ बर्फ थी, ना वहाँ बर्फ की सफेदी, ना किसी तरह की हरियाली, ना तो वहाँ बर्फ की सफेदी देखने को मिल रही थी, ना किसी प्रकार की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। अगर उत्तर दिशा की तरफ देखें तो वहां पर बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवर के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। सर्वोच्च स्थान यानी सबसे ऊपर, डांडे के देवता यानी वो जो पहाड़ी इलाका था, स्थान जो था सीमा पर बना हुआ, उसके देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों का मतलब है झंडे जो होते हैं उनसे, उन झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब हमें बराबर क्या करना था, उतराई पर चलना था। चढ़ाई कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो क्या होती थी, थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई, अब उतरना था तो उतरना इतना जो है मुश्किल नहीं था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, कि एक तो जो साथी थे, सवार जो थे, वो भी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा।
अब मेरा घोड़ा यानी लेखक जो था उनका घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने समझा यानी लेखक ने समझा कि वो जो है क्या कर रहा है, चढ़ाई की थकावट के कारण वो ऐसा कर रहा है और लेखक उसको मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वे बहुत पिछड़ गया और दोनों की वह कश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अब धीरे धीरे वे बहुत पिछड़ गया यानी मेरा घोड़ा बहुत पीछे रह गया था और मैं दोनी किवक्स्तो नाम का एक लेखक जो था उसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। बस आज यहीं तक निशान लगा लिया हम लोग, टिक मार्क कर लिया यहीं तक। बाकी अपन कल के अध्याय में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो शब्द, क्योंकि ये क्या है, तिब्बत का जो राजधानी है लहासा उसकी यात्रा का वर्णन है, तो थोड़े से वहां से जुड़े हुए भाषा के शब्द जैसे थोंगला है ना, आ रहे ना आपके समझ में, यार दोम क्या है, थोंगला क्या है, ऐसे नए नए शब्द आ रहे, छंद, तो थोड़े से अजीब लग रहे हैं आपको, और वहाँ की चाय वगैरह भी अलग है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है इसका पूरे से अच्छे से अध्ययन कर लें, एक बार पढ़ लें इसको, और पढ़ने के बाद में जो है यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, आपका ब्रेक आ रही है, आप मुझे भेज देवे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इस ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।